काला बैल गांव, यमराज द्वारा चिन्हित एक अशुभ भूमि। 100 वर्षों की रहस्यमयता छाया में छिपी यहां डेरा जमाए हुए। लिए बचपन से यहां त्याग दिया गया। इस भूतिया स्थान का एकमात्र जीवित व्यक्ति बन गया। यिन और यांग अलग मार्ग हैं। संतुलन टूटने वाला है। एक खूनी विदाई होगी। वो अंधेरे में छिपा देख रहा है। इस बार यह खत्म होना चाहिए। मां, मैं वापस आ गया हूं। अरे बेटा, मेरा बेटा वापस आ गया। थक गए हो ना? जल्दी रख दो, जल्दी रख दो। ठीक समय पर लौटे हो। मां ने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा चिकन सूप तैयार किया है। इसमें कुछ खास चीज मिलाई है। बहुत पौष्टिक है। जल्दी गर्मा गर्म पी लो। वाह, ये सूप। मां ने घर की सारी बचत खर्च कर दी मेरी सेहत सुधारने के लिए। मां, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। बेटे, यह मेरा फर्ज था। अब ज्यादा बात मत करो। जल्दी पी लो। थोड़ी देर में ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। मां, तुम अपने आप को देखो। हमारा घर इतनी मुश्किल में है। तुमने मुझे इतना अच्छा सूप दिया। अब अपने आप को देखो। अरे बाप रे, ये लंबे समय से कुपोषण है। चेहरा पूरी तरह नीला पड़ गया है। आंखों के नीचे काले घेरे जमीन तक लटक रहे हैं। मां, मैंने अभी पहाड़ पर खा लिया है। मुझे भूख नहीं है। ये सूप आप पीजिए। आपको ही शरीर को मजबूत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं, आप पीजिए। यह मां ने तुम्हारे लिए बनाया है। मां कैसे पी सकती है? जल्दी पी लो। सुनो, आज तुम अगर पीने की हिम्मत नहीं करोगे तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। आपकी सेवा में। आप मेरे साथ औपचारिकता भी करते हैं? मत करो। अरे नहीं नहीं, मेज मत पीटो। मैं पी लूंगी, ठीक है ना? मां, तुम्हें क्या हो गया है? खून क्यों निकल रहा है? कुछ नहीं है। मां का शरीर बहुत कमजोर है। ये दवा बहुत ताकतवर है। कमजोरी में ताकत नहीं झेल पाती। नहीं नहीं, तो ये तुम पर कोई असर डालता है क्या मां? तुम क्या सोचती हो? दिखाई नहीं दिया? मैंने इतनी उल्टी कर दी। फव्वारा बन गया था। मां, मेरा मतलब वो नहीं था। अब क्या करें? बक बक बंद करो। जाओ जाओ जाओ। मुझे ठंडी चाय ला दो। फिर उल्टी कर दी। मेरी आत्मा तक उल्टी हो गई। ठीक है, मैं भी जाता हूं। अरे बाप रे, ये शैतान बच्चा वापस कैसे आ गया? अरे बाप रे, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अरे यार, जल्दी उठो। बुढ़िया, तुम क्या कर रहे हो? कॉस्प्ले फव्वारा बने हो क्या? कोई बात नहीं। दोहान सन बहुत ज्यादा पी लिया। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो? तुमने वो चीज क्यों पी? हालांकि हम मर चुके हैं, लेकिन वो चीज ज्यादा पीने से तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्यों? वो तेरा वही है ना? मेरे बेटे। अरे बाप रे, तूने अभी भी हार नहीं मानी। मैंने कितनी बार कहा है, वो लड़का इंसान है। तू बस थोड़ा सहन कर ले। मेरी तरह नहीं। कोई बात नहीं, मैं पेड़ लगाता हूं। मैं फूल लगाता हूं। क्या मैं फिर भी खुश नहीं हूं? मां, पापा हटिए। मां, चाय आ गई है। जल्दी पीजिए मां, पीजिए।
ये स्वाद तो बहुत अच्छा है। बेटा, ये चाय पत्ती कहां से आई? ये गांव के मुख्य द्वार पर खड़े उस पुराने बबूल के पेड़ की पत्तियां हैं। अरे, तो वो उसी पेड़ की पत्तियां हैं। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैंने उसे मरते समय से अपने हाथों से पाला है। ये स्वाद। बेटा, तुमने क्या कहा? मेरे पुराने दोस्त, तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक थी। तुम जी चुके हो 1200 साल, हर मुसीबत झेलते हुए। आकाशीय प्रकोप भी तुम्हें मार नहीं सका। पर मैं तो बस एक प्याली चाय के लिए। कल तुम्हारा है महान जन्मदिन। क्या खुशबू है यार। ठीक है, ठीक है, उदास मत हो। इतने सालों से यहां बैठे सभी लोग उस छोटे शैतान से किसका बुरा नहीं हुआ। तुम्हारी बात कुछ भी नहीं है, बस मेरी ही बात लो। मैं एक शिकायती शिशु हूं, जन्म से ही इस तरह बड़ा हुआ हूं। वो लड़का जिद करता है कि मैं कुपोषित हूं, रोज मुझे दूध पीने के लिए मजबूर करता है। मैं उसके लिए दूध कहां से लाऊं? क्या देख रहे हो? वो मेरा प्रसवोत्तर अवसाद था। पाप है यार। छोड़ो भी। तुम्हारी कठिनाई किस कठिनाई में आती है? शारीरिक कष्ट। मेरी तो मानसिक पीड़ा है। आत्मा। वो कौन है? वो एक अजीब शोक मनाने वाला है। मेरी मृत्यु से पहले मैं भी एक सम्मानित जियांगान की सुसंस्कृत युवती थी। वो मधुर भूभाषा। हाँ, देखो तो सही। आज की मुझे देखो। शादी का जोड़ा, ये फटे पुराने कपड़े पहनाए हैं, ये देसी भाषा। भूत से भी तेज भाग गया। कुछ दिन पहले मैं भूत बाजार गया था। वो साले लोग मुझे आंटी कहने लगे। तू ही आंटी है, तेरा पूरा परिवार आंटी है। इससे मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया। अरे बेबी, अरे बस बस, रोना बंद करो। तुम्हारी पीड़ा मैं सब जानती हूं, पर मेरी क्या? देखो हमारा ये शांत छलोक उस नादान ने किस हाल में डाल दिया। अब तो बस उस आड़ू की लकड़ी की तलवार बेचकर गुजारा चल रहा है। ये बाहर इंसानों के इस्तेमाल वाले वो जादुई औजार, आधे तो हमारे गांव से निर्यात होते हैं। इसी बात पर तो पड़ोस के गांव के वो कुछ बूढ़े हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, उनकी राय है। अगर उनमें हिम्मत है तो उस लड़के को ले जाकर खुद पालें। देखिए वे सहन कर पाते हैं या नहीं। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही, बहुत सही काम। बिल्कुल, ये तो सच्ची बात है। गुआ, मैंने ये कैसे नहीं सोचा। वो पहले एक बच्चा था। ये तो बेहुदा बात है। गांव से बाहर निकलते ही रोने लगता है। हमें सबकी आत्माएं डर से बाहर निकल गई हैं। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है। अब तो एक जवान आदमी बन गया है। अरे सरपंच जी, आप ठीक कहते हैं। अब वो बातचीत कर सकता है। क्यों ना हम उसे बाहर भेज दें? हाँ, तो इसका मतलब है मैं इस कष्टों के सागर से मुक्त हो गया हूं।
बहुत बढ़िया। मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई। इस अभिशाप को दूर भगाओ। जल्दी खुश ना हो। हम किस कारण से उसे खुशी खुशी बाहर भेज सकते हैं? हम सीधे तो नहीं कह सकते। गांव में तुम्हारा भरण पोषण नहीं हो सकता, तुम चले जाओ। हाँ, किस कारण से? नहीं, तुम लोग फिर मुझे क्यों देख रहे हो? ग्रीवा, देखो, यह सवाल तुमने उठाया है। इसका मतलब है कि तुम इस सवाल के बारे में गहराई से सोच चुके हो। इसलिए इसे सुलझाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, नहीं ना सरपंच जी? मैं नहीं कर सकता। अब मैं उस लड़के को देखते ही शरीर अपने आप रिएक्ट करने लगता है, पेशाब करने का मन करता है। अरे कोई बात नहीं, बाद में तुम्हारे लिए एडल्ट डायपर ला दूंगा। कॉमरोनिया, सुनो, क्या यह इंसान की बात है? हाँ सही, तू इंसान नहीं है। अरे तू बकवास कर रहा है। कैसे कहूं? गुवा, खैर काम तुम्हें सौंप दिया गया है। अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें उस लड़के के साथ एक ही चारपाई पर सुला दूंगा। नहीं नहीं सरपंच जी, आप तो मुझ भूत को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। मैं तो बस एक छोटा बच्चा हूं। गुवा भैया, अरे बाप रे। गुवा भैया, चाचा झांग ने कहा तुमने मुझे बुलाया। मैं चढ़ाई करो। गुवा भैया, क्या बात है? तुमसे पूछ रहा हूं क्या बात है, जल्दी बताओ, इतना समय मत खराब करो। क्या तुम सचमुच भूत को मारने पर तुले हो? वो क्या है? क्या बात है, मामले की बात कर रहे हो ना? गांव में आड़ू की लकड़ी की तलवार बेचने पर रोक लगा दी गई है। अब से गांव में पैसों का लेन देन बंद हो गया है। बहुत अच्छे गुरुवा, शुरुआत तो शानदार है। क्यों बेचने पर रोक लगाई गई? तो हमारे गांव में क्या यही आमदनी का जरिया नहीं है? हाँ बिल्कुल। फिर बेचने क्यों मना कर रहे हैं? मुझे क्या पता यार। उसने पूछा है तो जवाब दो, नहीं तो वो रोने लगेगा। हम सब की खैर नहीं। क्योंकि 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 पुरानी रूढ़िवादी अंधविश्वास फैलाना, ऊपर से बिक्री की मनाही है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऊपर से बिक्री की मनाही है। बेचने नहीं देंगे। पुराना रूढ़िवादी अंधविश्वास। गुरुबाब भैया, हमारे गांव की ये हालत, क्या इसका ऊपर वालों से कोई संबंध है? ऊपर वालों से? उसे जवाब दो। मैं मैं कैसे जानूं क्या संबंध है? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। जरूर इसका संबंध है। देश के आह्वान का पालन करना है। अरे रूढ़िवादी अंधविश्वास दूर करना हर ग्रामीण का कर्तव्य है। टीवी पर रोज कहा जाता है। वाह, अगर ऐसी बात है तो हमें समर्थन करना चाहिए। हाँ समर्थन समर्थन समर्थन। हे भगवान, आखिरकार मैंने उन्हें मूर्ख बना दिया। माँ, लेकिन अब इन आड़ू की लकड़ी की तलवार को बेचने की अनुमति नहीं है। तो हम क्या करें? मैं सिर्फ यही बधाईगिरी का काम जानता हूं। क्या करें? फिर मैं ही। तुम सब बेकार हो। तमाशा देखने के अलावा और करते क्या हो? तुमसे पूछ रहा हूं। इसे चुको। मेरा मतलब है कि हम कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं। अरे उसका जवाब दो। किसने रैप गाने को कहा? काम करने बाहर जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, आखिर कह दिया। बेटा, मैं और तुम्हारी माँ, मैं भी यही सोच रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारा साथ देते हैं। मजदूरी करना। मारो। गोबा भैया पहले मुझे सुलाते समय कहानियां सुनाते थे। माता पिता जीवित हों तो दूर नहीं जाना चाहिए। मैं बाहर मजदूरी करने नहीं जाऊंगा। गोवा, चलो बाहर चलते हैं। चाचा तुमसे बात करना चाहते हैं। कुछ घरेलू बातें करेंगे। सरपंच मत बनो।
मैंने तो उसे बस एक कहानी सुनाई थी। सरपंच, कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं गोवा से दिल की बात करने जा रहा हूँ। हाल ही में ये बच्चा सोच में थोड़ा पिछड़ गया है। वैसे भी मैं काम करने बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, बातचीत से तय करेंगे। गोवा भाई, तुम्हें क्या हुआ है? ये कुछ नहीं हुआ, गिर गया था अनजाने में। इतनी बुरी तरह गिरे कैसे? चेहरे से टकराया, जमीन से ना। सिर्फ चेहरा ही क्यों, मेरा पूरा शरीर 360 डिग्री हर तरफ से टकराया। वो बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम मेरी और तुम्हारी मां की भी फिक्र मत करो। अब तुम बड़े हो गए हो, एक पुरुष हो। तुम्हें बाहर जाकर कुछ करना चाहिए। इस छोटे से गांव में कैसे समझ सकते हो? तुम्हें बाहर जाकर दुनिया देखनी चाहिए, कुछ नया सीखो। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं हो सकता। गु भैया ने मुझसे ये भी कहा था, इंसान को संतोषी होना चाहिए, तभी खुश रह सकते हैं। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। गु, अभी ठीक से गिरा नहीं था क्या? चलो बाहर जाकर शरीर हिला डुला लेते हैं फिर से। दिल की बात नहीं हुई, जारी रखो। अरे बाप रे, तुम बार बार क्यों गिरते हो? क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? तू कुछ बढ़िया ओम गिरा कर न लेना। अरे कोई बात नहीं, वो बहुत मजबूत है, तुम उसकी चिंता मत करो। बेटा, सारांश ये है कि तुम्हें बाहर जाना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास है वो जिसे बाहर जाना पड़ा। वजह? हाँ, वजह। क्या वजह है? क्या वजह है? फिर से मैं ही? ये तुम्हारा ही ख्याल था? जल्दी बताओ। अगर मैं तुमसे लड़ नहीं सकता तो आज तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। वो क्या है तुम्हारे बाहर जाने की वजह? यह है कि तुम्हारे माँ पापा को दूसरा बच्चा चाहिए। तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे माँ पापा को दूसरा बच्चा चाहिए। तुम्हें अपने आने वाले छोटे भाई या बहन के लिए जगह बनानी होगी, नहीं तो पैदा होने पर रहने को जगह ही नहीं मिलेगी। मैं तो एकदम जीनियस हूं। माँ, दूसरा बच्चा क्यों पैदा कर रही हो? इतना अचानक क्यों? अचानक? 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 ये काम फिर से मेरा ही है ना? तुम्हारे घर में तुम ही एक संतान हो, हर परिवार का कोटा है, ऊपर से आदेश आ गया है, और तुम अविवाहित भी हो। ये गौरवशाली कार्य केवल तुम्हारे माता पिता ही आ सकते हैं। तुम? हाँ 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 हाँ, बात ठीक यही है। हमारा ये रिश्ता देश के भविष्य से जुड़ा है। हालांकि हमारा गांव छोटा है, लेकिन जागरूकता कम नहीं होनी चाहिए। हाल में सब तीसरी संतान की तैयारी कर रहे हैं। लोग ज्यादा हो गए हैं, जगह कम हो गई है। जगह कम है तो आपको कष्ट सहना पड़ेगा। मैं समझ गया सरपंच जी। साथियों, मैं समझ गया। गांव के भविष्य के लिए मैं कमाने शहर जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया। तब तक इंतजार करो, मैंने बाहर खूब पैसा कमाया, वापस आकर बड़ा घर बनाऊंगा, तब हम सब लोग हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हारे दिमाग में ऐसा डरावना ख्याल कैसे आया? मैं? पापा, क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा इतना समर्पित विचार, तुमने पापा को भावुक कर दिया। पापा तो डर से रो पड़े। हाँ हाँ बिल्कुल सही, हम लोग बड़े घर की कोई जल्दी नहीं। तुम? तुम्हें पहले दुल्हन तो ढूंढनी चाहिए। तुम्हें बाहर से मेरे लिए एक बहू लानी होगी। माँ, आप लोग चिंता न करें, मैं समय आने पर सीधे एक बहू लेकर आऊंगा और आपकी अच्छे से सेवा करूंगा। क्या तुम लौटकर नहीं आ सकते?
बेटा, माँ, पापा, सरपंच, गुड्डा भैया, आप लोग आगे ना आए। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं आगे जरूर बहुत पैसा कमाऊंगा और फिर लौट कर आऊंगा। गुड्डा भैया से मेरा सबसे गहरा लगाव है। मेरे जाने को देख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा दुखी होगा। बस हंसो मत, और हंसे तो सब पता चल जाएगा। अब ऐसा नहीं चल सकता, मर्द को आगे बढ़ते रहना चाहिए। बेटा, मैंने फैसला किया है, आज से, आज के दिन को घोषित करते हैं हमारे हेन्यू गांव की मुक्ति दिवस के रूप में। मानव चमड़े के ढोल बजाओ, संगीत के सभी वाद्य बजाओ, जश्न मनाते हैं 3 दिन और 3 रात। वे मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। अब पीछे मुड़े तो वाकई नहीं जा पाओगे। स्वागत है इस विचित्र संसार में। इस विचित्र संसार में आपका स्वागत है। स्वाह, कैसा स्वागत, कैसा संसार। पीछे लिखे ये शब्द बहुत घसीटे हुए हैं ना। सरपंच ने सही कहा था, बाहर की दुनिया कितनी आधुनिक है। देखो, ये स्वागत समारोह, ये तो फिल्म देखने जैसा लग रहा है। और ये तो 3D सराउंड साउंड है। लेकिन ये तो बहुत ही अंधेरा है। यह आधुनिक तो है, लगता है बिजली ज्यादा खर्च करता है। हेलो, कोई है? नहीं। अब आगे क्या करना है? व्यक्तिगत, ये चीज तो काफी स्मार्ट है। बैग, सरपंच का बैग। ये पीछे वाले दो, लिखा क्या है? ये तो भूतिया निशान जैसा है। व्यक्तिगत, नाम लिए, स्तर LV 9999, अनुभव 9999, ताकत 18। ये तो सीधी मेरी ही बात कह रहा है। ये यहां पीछे लिखा है, यह क्या है? ये तो बिल्कुल अव्यवस्थित कोड जैसा लग रहा है। इस शहर की तकनीक कभी कभी अस्थिर भी हो जाती है। और ये तो है 99,999। क्या ऐसा है? क्या यह मेरे बारे में कह रहा है? ये तो बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, पहले कोई काम ढूंढ लेते हैं, कमाई जरूरी है। काम? क्या ये मुझसे काम करवाने का मतलब है? काम, उपनगरीय टैक्सी, मिशन लक्ष्य, हुईचिंग शहर जीवित पहुंचो। मिशन पुरस्कार 1, 0 अंक। मिशन पुरस्कार 2, अनुभव मूल्य। इतने शब्द नहीं लिखे थे, कौन पढ़ पाएगा इतना? मिशन पुरस्कार 3, यादृच्छिक गुणवत्ता वाली वस्तु तारांकन 1। क्या यह वही नहीं है जो नए खिलाड़ियों के लिए बड़ा उपहार पैक है? स्वीकार करें, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। ये बाहर की दुनिया में मुफ्त का लाभ न उठाना मूर्खता है। मैंने तलाक लेने के लिए कहा है, मुझे फोन मत करो। मुझसे प्यार करो, अगर प्यार करते हो तो मुझे जाने दो, मेरी तलाश में बाधा मत डालो। दहेज, कृपया, मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूं,
3 साल की जवानी बर्बाद कर दी मेरी। यह मुआवजा तो मिलना ही चाहिए था। अच्छा ठीक है। वो आदमी कहाँ है? अजीब बात है, यही तो जगह है। ऑर्डर भी कैंसिल नहीं हुआ। वो व्यक्ति गायब कैसे हो गया? बाप रे। जानू, बहुत इंतजार करवाया ना। मैं गाड़ी में बैठ गया हूं, अभी पहुंचता हूं। इतना सुस्त तो अलग हो जाते हैं। कुत्ता आदमी। अरे नहीं प्रिय, मैं अभी आता हूं। कोई बड़ी बात नहीं, मैं तुम्हारा पसंदीदा खरीद दूंगा। नवीनतम मोबाइल फोन। सच में अब मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, फिर जल्दी करो। हाल ही में शहर के बाहर 404 राजमार्ग पर कई महिलाओं के शव मिले हैं। सभी मृतक अंतिम बार एक लाल टैक्सी में सवार हुए थे जिसका नंबर प्लेट था। कृपया कारखाने की सभी अविवाहित महिलाएं सुरक्षा का ध्यान रखें। हमारे शहर की टैक्सी, ये तो साफ हरा है। वो रात तुमने मुझे चोट पहुंचाई। वो रात तुमने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह क्या यह आदमी पागल है? पर ठंड की कठोरता में मौन। गुरुजी, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। अभी तो गंतव्य नहीं आया। जल्दी मत करो। भाई साहब, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें अपना सारा पैसा देता हूं। कृपया कर दो। एक समय था, मेरी एक सुंदर पत्नी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वो बेवफा हो गई। अब मैं क्या करूं? वो सोचता है, मैं क्या कहूं? वो मुझसे क्या कहलवाना चाहता है? एक शब्द भी गलत कहा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। उसका बेवफा होना उसकी गलती है। तुम्हें उससे मुआवजा मांगना चाहिए। उसे खाली हाथ घर छोड़कर जाने दो। तुम ठीक कहते हो। मैंने उसे कठोर सजा दी। सभी बेवफा औरतें मरने के लायक हैं। कितना अशुभ। लगभग टकरा ही गया था। लेकिन ठीक है, अगला ढूंढने की जरूरत नहीं। हालांकि यह आदमी है, मांस थोड़ा सख्त है, लेकिन कभी कभी स्वाद बदलना भी अच्छा होता है। चल जाओ। क्या यह वही नहीं है जो टीवी में कहा जाता है? टैक्सी। शहर के लोग वाकई बहुत उत्साही हैं। शहर वाकई बहुत उत्साही है। मुझे बारिश में भीगते देखकर विशेष रूप से रोककर मुझे ले गए। गाड़ी में बैठो। भैया, शुक्रिया तुम्हारा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये देहाती कहां से आ गया? पर कोई बात नहीं। गांव वाला मांस कसा हुआ है। थोड़ी देर बाद पुराने नियम के अनुसार काम करेंगे। उसे डराना धमकाना है। डर तो सबसे अच्छा मसाला है।
दादा, ये कुर्सी तो बहुत आरामदायक है, बहुत मुलायम है। हमारे गांव के सरपंच के ट्रैक्टर से भी ज्यादा मुलायम है। यह क्या चीज है? देखने में काफी मजेदार लग रहा है। ये तो हमारे घर के पानी वाले हैंडपंप जैसा है। दक्षिण 73,062। भैया, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या लगता है मैं गाड़ी चला रहा हूं? तुम क्या खींच रहे हो? कौन सा हैंड ब्रेक? भैया, मुझे सच में शर्मिंदगी हो रही है। मुझे नहीं पता था कि यह चीज यार आखिर क्या कर रहा है। भैया, तुम इस हालत में गाड़ी चला सकते हो? क्या हो अगर मैं चलाता हूं? पीछे जाओ। तुम एक बेवकूफ हो जिसे हैंड ब्रेक का भी पता नहीं। ये बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मेरी एक खूबसूरत पत्नी थी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं हम साथ में। मैं जब मैं बात कर रहा हूं, क्या तुम खाना बंद कर सकती हो? बस यही कहो। इतना कोमल संगीत। तुम एक प्याज खा लो। क्या ये ठीक है? पूरी गाड़ी में प्याज की गंध है। तो मैं एक सेब लेता हूं। मादरचोद, मैं बोल रहा हूं। कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है? तुम बोलो, तुम बोलो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मैं उससे प्यार करता हूं। मुझसे भी ज्यादा। मैं उसकी हर चीज से प्यार करता हूं। क्या इसमें उसके बदबूदार पाखाने भी शामिल हैं? ऐसी बात नहीं है। मेरी बीवी का पाखाना सचमुच बहुत बदबूदार होता है। तेरी बीवी का पाखाना बदबूदार है। उसकी दादी की इस बदमाश लड़के ने सारी बात बिगाड़ दी। अब नहीं खेलूंगा। मैं उसे सीधे मार डालूंगा। मेरी बीवी ने धोखा दिया है तो फिर अपने चार दुक्के उस पर फेंक दो। तू यहां से निकल जा। भैया, गुस्सा मत करो। मैं तो बस तुम्हें देख रहा था। मन बहुत खराब है। माहौल हल्का कर देता हूं। तुम बोलते रहो। तुम जानते हो उसने धोखा देने के बाद मैंने क्या किया? अजीब चीज, पुरानी बंदूक, गुणवत्ता, दुष्ट आत्मा, अलौकिक प्राणी को भारी नुकसान पहुंचाता है। असीमित गोलियां, जंग लगी छुरी, गुणवत्ता, छुरा घोंपना, टेटनस हो सकता है। मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी। ये तो देहाती आदमी है। साफ दिख रहा है ये तो शहर में हथियार बेचने वाला आया है। भैया, गाना क्यों बदल दिया? वो पिछला गाना बोरिंग हो गया था। कोई खुशी का गाना लगाओ। शुभकामनाएं। तुमने अभी कहा तुम्हारी पत्नी ने धोखा दिया। फिर क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया? मैं मैंने उसे माफ कर दिया। भाई, ये है दिल की विशालता। ये है महानता। सच्चा मर्द है। झुक भी सकता है, खड़ा भी हो सकता है। मंत्री का दिल इतना बड़ा है कि ना तैर सके। छोटे भाई, तुम ये बाहर घूम रहे हो। इतना बड़ा हथियार रखना ठीक नहीं है।
मेरे चाचा ने मुझसे कहा था, बाहर दुनिया में लोगों के दिल खतरनाक होते हैं, हमेशा बचाव के लिए एक बंदूक रखो। तुम्हारे चाचा ने सही कहा। तुम्हारे चाचा समझदार आदमी हैं। छोटे भाई, अब तो कानून का राज समाज। अपनी बंदूक लाने की अनुमति नहीं है। यह गैरकानूनी है। कानून तोड़ना यह तो नहीं चलेगा। कानून का पालन करने वाला अच्छा नागरिक। ड्राइवर भैया, अब क्या किया जाए? मुझे सौंप दो। मेरे पास असीम शक्तियां हैं। मेरे कनेक्शन व्यापक हैं। मैं इसे संभालने की गारंटी देता हूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ड्राइवर भैया, आप सचमुच एक अच्छे इंसान हैं। ठीक है, तो तुम इसे पकड़ो। ठीक है, ठीक है। स्वर्ग का रास्ता है। तुम नहीं जाते। नरक का कोई द्वार नहीं। तुम अंदर घुस आते हो। छोटी बहन, तुम्हारी बंदूक ले ली। देखता हूं मैं तुझे कैसे मारता हूं। भैया, तेरी ड्राइविंग सच में सुधारनी पड़ेगी। ठीक हो? ठीक हूं। मेरी टांग में मरोड़ आ गई। तो तो तुम्हारी टांग पर यह क्या है? कुछ नहीं। टमाटर की चटनी गलती से गिर गई। ओह धत, ये तो एक खूंखार डाकू है। ये जरूर गोल्डन ट्रायंगल से भागा हुआ एक खूंखार डाकू है। दरिंदा डाकू। नहीं, मत करो। भाई, हमारा कोई पुराना बैर नहीं है। तुम्हें चाहिए कोई जादुई चीज या पैसा? बस भाई को एक बता दो। सच में हम ऐसा भी नहीं है। साथ साथ खत्म हो जाएंगे क्या? तुम गलत समझ रहे हो। यह शराब मेरी माँ ने मुझे दी है। तुम्हें यकीन नहीं है क्या? देखो ना। जान, ये तो बिल्कुल अनमोल चीज है। अरे, क्या तुम यहां मेरा इंतजार कर सकते हो? मैं टॉयलेट जा रहा हूं। मेरे पास एक और है। इसे पकड़ो। वाह, आजकल के दुकानदार कितने चालाक हैं। देखो ये हैंड ग्रेनेड कैसा बनाया है। यह हथगोले जैसा महसूस होता है और दिखता भी हथगोले जैसा ही है। ये पेन, खींचो इसे। भैया, उठो भैया, उठो। मैंने पूरे 20 साल मेहनत की है। ये एनर्जी जमा की है। और मेरी वो अनोखी गाड़ी भी। सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बड़े भाई, गाड़ी कहाँ है? ये गाड़ी कहाँ गई? मेरी है। मेरी बंदूक तो गाड़ी में ही है। तुम्हारा क्या कहना है? भैया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। भैया, मैं जानता हूं तनाव होता है, लेकिन तनाव कम करने का यह तरीका क्या बदल नहीं सकते? तुमने गाड़ी उड़ा दी। यह सचमुच पैसे की बर्बादी है। अरे, शहर के लोगों पर इतना दबाव होता है। सोचकर देखो तो यह भी सही है। उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया है और उसे तो गाड़ी चलाकर पैसे कमाने हैं। वे दोनों बिस्तर पर मजे कर रहे हैं और उसे सड़क पर गाड़ी चलानी है। क्या इसका दबाव कम है? अपनी कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं। ये समझ भी सकता हूं। बस तरीका थोड़ा ज्यादा खराब है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। क्या यह मेरी गलती है? मैंने गाड़ी उड़ा दी। तुम्हारे मनोरंजन के लिए एक धमाका कर दिया। यह कहना मुश्किल है। दादा, जिंदगी में ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिसे पार ना पाया जा सके। तुम एक गाड़ी के कारण
आत्महत्या के बारे में नहीं सोच सकते। अच्छा हुआ सरपंच दादा का जादुई थैला काम आ गया, नहीं तो इस बड़ी चीज को छिपाना मुश्किल था। उस समय तो जब मैंने उसकी अलमारी से ये लिया तो उसने अनदेखा करने का नाटक किया। अरे बुजुर्ग दिल के कोमल होते हैं, बस बातें सख्त करते हैं। साफ तो है वो मुझे देना चाहते थे, पर सीधे कहने में शर्म आ रही थी। सरपंच जी एक बार फिर सोच लीजिए, जिंदगी में कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती। एक बेकार बंदूक के लिए अपनी जान मत दो। सरपंच जी नीचे उतर आओ, नीचे आ जाओ, जल्दी उतर आओ। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी नीचे उतर आओ, नीचे उतरो सरपंच जी। अरे बाप रे, रोना बंद करो, उड़ाना नहीं जाएगा तो नया कहां से आएगा। मैं अभी शौचालय गया था, वहां किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। सच कह रहा हूं, ठीक वहीं झाड़ियों के पीछे। ठीक है बस गाड़ी होनी चाहिए, मेरी ताकत फिर से लौट आएगी। फिर एक बार एक्सीलरेटर दबाऊंगा, इस अभिशाप से दूर भाग जाऊंगा। कहाँ है, मुझे ले चलो। अरे लेकिन भैया जल्दी मत करो, ये गाड़ी शायद इसे चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। हम किसे को मांग रहे हो? मैंने इसे जी तक सब चलाए हैं। ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसका मेरे पास लाइसेंस नहीं है? ऐसी कौन सी गाड़ी है जो मैं नहीं चला सकता? चलो मुझे ले चलो। भैया 3 पहिया वाहन। अरे नहीं, हम कार चलाते हैं, हुचिंग पहुंचने में भी घंटों लगेंगे। इस चीज पर सवार होकर सुबह तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। भैया क्या तुमने नहीं कहा था तुम कोई भी गाड़ी चला सकते हो? मेरे साथ ये सब मत खेलो, अब मैं नहीं झुकूंगा। अरे भाई साहब, अरे यार, लगे रहो भाई। शहर के बाहर टैक्सी पूरी हो गई, अब बिल बनाना शुरू करो। मिशन इनाम, अंक 0 प्राप्त हुए। मिशन पुरस्कार, अनुभव 0 प्राप्त हुआ। मिशन पुरस्कार 3, बाबू 2 पैदल से न तोप। भूत, व्यक्तिगत प्रदर्शन, मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मिशन लक्ष्य को गंभीर मानसिक क्षति पहुंचाई और घटना का सफल समाधान किया। समग्र प्रदर्शन S+, अतिरिक्त अंक 0 प्राप्त। कौशल प्राप्त हुआ, न्याय का थप्पड़। कौशल, न्याय का थप्पड़, निष्क्रिय, लक्ष्य पर न्यायोचित प्रहार, भारी मानसिक आतंक पैदा करता है। टिप्पणी, वो तो अभी एक बच्चा है। आ गया, जल्दी नीचे आओ। वाह, यहां तो रोशनी से जगमगा रहा है। वाह, मैं कितना अजीब हूं, मैंने इतनी मेहनत क्यों की इस बेकार आदमी के लिए? 2 घंटे रिक्शा चलाकर अब मैं उससे जितना दूर रहूं उतना अच्छा। बदला लूंगा, बदला कुछ नहीं लूंगा। अरे तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें शहर तक ले आया, तुम अभी मेरे पीछे पड़े हो। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें शहर तक ले आया हूं, तुम और क्या चाहते हो? भैया तुम मेरे लिए एक ढूंढो जहां खाना मिल सके। मेरे पास ताकत है, काम कर सकता हूं। तुम्हारे खाने न मिलने से मुझे क्या, मुझे खुद खाना नहीं मिलता। आह, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? यहां इतने सारे लोग हैं, तुम सिर्फ मुझे ही निशाना बना रहे हो। किसी और को चुन लो, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। क्या मैंने पिछले जन्म में तुम्हारे पूर्वजों की कब्र चुराई थी या कुछ और किया था? भैया तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें ठगा है? मुझे लगता है कि हम दोनों भाई बहुत अच्छे से रह रहे हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे से। क्या मैं तुम्हें 3 घंटे से भी कम समय से जानता हूं? कार से उड़ाया नहीं गया था, चाकू मारा गया हूं। 2-3 घंटे लगेंगे तिपहिया चलाकर तुम्हें यहां लाया। भैया, भैया मैंने हमेशा तुम्हें अपना असली भाई माना है। तुमसे विनती है, बस एक बार फिर मेरी मदद करो। यह नामुमकिन है, आज से हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, फिर कभी मत मिलना दादा।
शिकार बंदूक, हक गोला, पैदल सेना की तोप भी आ गई है। तुम आखिर किस गांव के हो? इराक गांव के हो क्या? भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं, बस मेरी मदद कर दो। शुक्रिया भैया। पहुंच गए। गुलाब कुमारी, जल्दी चलो। मेरे साथ चलो, यही है, इस तरफ। वाह, ये सोफा कितना मुलायम है, हमारे गांव के बादलों जैसा। दादाजी, क्या ये कमरा सच में मुफ्त है? जरूर। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। लड़के, यह कोई दान की जगह नहीं है, यह तो नरक का द्वार है। मैं देखना चाहता हूं कि इस बार तुम कैसे मरते हो। छोटी पत्ती, दादा, इस बार तो मैंने तुम्हारा बुरा नहीं किया। तुम्हें एक ऐसी जगह ले आया हूं जहां खाना और रहने की सुविधा मिलेगी। लाओ, वो तो मेरा रिश्तेदार है। बेफिक्र होकर हस्ताक्षर कर दो। दादा, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। डिंग, यादृच्छिक कार्य सक्रिय हुआ। 404 प्रेत कक्ष। कार्य लक्ष्य, गुलाब अपार्टमेंट कमरा 404 में 7 दिन तक रहें। कार्य पुरस्कार, दुष्ट आत्मा गुणवत्ता, यादृच्छिक वस्तु तारांकन 1, भूत गुणवत्ता, यादृच्छिक कौशल तारांकन 1। अरे बड़े भाई, चाबी तुम्हें दे दी है, जल्दी आराम करो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। छोटी ए, अच्छे सपने देखना। बड़े भाई, तुम भी। छोटे भाई, भविष्य में जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। टीना, मेरा ऋण चुकाओ। पहले एक हफ्ता जीवित रहो, फिर बात करेंगे। इस घर का नियम है कि 7 दिनों के भीतर इंसान को इतना तड़पाया जाए कि वो खुदकुशी कर ले। सीधे तुमसे नहीं जीत सकता। मुझे यकीन है ये तरीका तुम नहीं बच पाओगे। अरे, आधी रात को किसके घर से इतनी चीखें आ रही हैं? क्या घर में गधा घुस आया है? मैं की एक घास हैंड वॉश, मैक्स में की एक नींबू बना हैंड वॉश। अभी की आवाज तो वो दादाजी जैसी लगी। उन्होंने हमें मुफ्त में ये घर दिया है, हम उन्हें कुछ होने नहीं दे सकते। तुमने आखिर क्या किया? फिर मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। मैं अभी नीचे से ऊपर आया हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने कमरे में क्या किया? मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं बस टॉयलेट गया था। दादा, कमरा, शौचालय। क्या वो सीवर पाइप फटा था? वो बूढ़े की रक्त वाहिका थी। सब मेरी गलती है, इतनी अशुभ चीज ले आया।
सब तुम्हारी गलती है। तुमने नारी को उड़ा दिया, हमारे बिल्डिंग मैनेजर को ऐसा बना दिया। पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। भैया, यह मेरा दोष कैसे हो सकता है? तुम भी जानते हो, मैं तो बस एक सीधा साधा आदमी हूँ। तुम कहो, मैंने बस एक टॉयलेट को उड़ा दिया था, इतनी जरूरत क्या थी? तुम ईमानदार इंसान का मजाक मत उड़ाओ इन 3 शब्दों का। ठीक है। अरे, आ, मेरी जान ले ली होती। सैकड़ों साल की तपस्या। ये लड़का आखिर है क्या राक्षस? बाबू, आप ठीक तो हैं? मेरी यह हालत ठीक लगती है क्या? अरे बाबू, मैं देख रहा हूं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। सही कहा, आपकी यह हड्डियां और शरीर सचमुच कसरत करने की जरूरत है। देखिए, बस एक पाइप फटा था, आप इतना डर गए। दादा, हमें सच कहना चाहिए, वे अस्वस्थ किताबें हमें नहीं पढ़नी चाहिए अगर हो सके तो। मैंने वो किताब कब पढ़ी? बड़े भाई, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कह रहा हूं, हम सब कोई भी ना पढ़े। वो चीज सेहत के लिए ठीक नहीं है, शरीर के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, बस करो, अब और मत कहो। तुम जल्दी से चले जाओ। अगर तुम नहीं गए, मेरी सैकड़ों साल की बेदाग छवि तुमने सब बर्बाद कर दी। यह क्या हुआ? मेरी इन ऊर्जा से बनाया अनुबंध कैसे मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया है? कार्य लक्ष्य को स्वयं छोड़ दिया गया है, अब निपटान किया जाएगा। यह क्या बकवास है? इसे पाने में इतनी मेहनत लगी थी, मुफ्त रहने की जगह यह गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दादा, हमने तो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, यह काला सफेद लिखा हुआ है। तुम पर्दी नहीं मार सकते। आप देखिए, यहां सब कुछ लिखा हुआ है। जब तक मैं खुद न चला जाऊं तब तक यही रहूंगा। दादा, इंसान बनना नहीं, बड़े होना। वादा तो निभाना ही पड़ता है। मैं मैं ठीक। भुगतान विफल, मिशन जारी रहेगा। मैंने ऐसा क्यों कह दिया? भैया, बुजुर्ग महोदय, आप लोग आराम से विश्राम करें, मैं अब नीचे चलता हूं। अरे धन्यवाद धन्यवाद दादा। भैया, दादा, तो आप लोग पहले आराम करो, मैं भी अब नीचे जा रहा हूं। अरे अलविदा। आखिर हुआ क्या है? भाई साहब, मैं भी तो पीड़ित हूं। मैं तुमसे कहता हूं, वो लड़का, वो इंसान ही नहीं है। भाई, मैं भी तो पीड़ित हूं। मुझे कैसे पता था कि तुम उस लड़के को संभाल नहीं पाओगे? तुम्हें पता नहीं इन दिनों मैंने कितना कष्ट झेला है। मेरी वो कार भी गई और मुझे उड़ा दिया। बिल्कुल, वो कमीना लड़का। बहुत हिम्मत है। सो गया है, बिल्कुल बेखबर। सीधे नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं होता। चुपके से तुम्हें हरा नहीं सकता। भाई, एक काम करो। हाँ, काम आ गया है। डिंग, मिशन ट्रिगर हुआ। मिशन लक्ष्य, छायादानों के पीछे से 3 दिन तक जीवित रहो। मिशन पुरस्कार, भूत गुणवत्ता यादृच्छिक वस्तु तारांकन 1। भूत गुणवत्ता यादृच्छिक कौशल तारांकन 1। लाओ वो सचमुच बूढ़ा होकर बच्चा बन गया है, इतने छोटे बच्चे को भी संभाल नहीं सकता। लेकिन अच्छा ही हुआ, इस तरह का विशेष इंसान, उसकी आत्मा तो और भी स्वादिष्ट होगी।
ये तो गलत है। मेरी क्षमता तो सक्रिय हो गई थी, उसे बुरे सपने क्यों नहीं आ रहे? क्या मेरा तरीका गलत है? मैं पागल हो जाऊंगा। ये लड़का तो सो रहा है, लाल की नदी बह रही है, मेरी क्षमता उस पर काम नहीं करती। ये तो असंभव है। मुश्किल यह है कि शक्ति अब उसे जकड़ चुकी है, रुक ही नहीं रहा। मैं दूसरों का शिकार कैसे कर पाऊंगा? गुस्सा शांत करो। ये शो पक्का वही लड़का फिर से है। यंग गुई भी फेल हो गया। भैया बाबूजी ठीक समय पर आ गए। यहाँ एक चोर घुस आया है। चोर? कैसा चोर? बस यही है क्या? ये चोर कहाँ है? ये तो तुम्हारा रूममेट है। रूममेट? अरे बाप रे, माफ करो भाई, मुझे लगा तुम चोर हो, इसलिए मैंने। भैया, मेरा ये रूममेट, ये कितना अजीब दिखता है। अरे, विदेशी मित्र। विदेशी मित्र? अब तो सब खत्म हो गया। तो ये साधारण मारपीट नहीं रही। यह बहुत संभव है कि यह बन जाए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है। हाँ हाँ हाँ, तुमने एक विदेशी मित्र को पीटा है। यह मामला बहुत बड़ा हो गया है। जल्दी चलो, जब तक वो जागता है हम बुरी तरह फंस जाएंगे। मैं तो बस तुम्हारे यही शब्दों का इंतजार कर रहा था। इस अभिशापित को तुरंत यहां से हटाओ। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे गांव के गौरव भैया, बचपन से ही उन्होंने मुझे सिखाया है, इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं नहीं जा सकता। फिर मैं उस घुड़वा को काट काट कर मार डाला गया। सफेद रोशनी। यह आदमी, इसके शरीर से सफेद रोशनी आ रही है। माफ करना भाई, मुझे लगा तुम चोर हो, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। तुम्हारा शरीर ठीक तो है ना? क्या मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ दूं? अस्पताल? हम अजीब तरह से बीमार हैं। अस्पताल क्यों जाएं? विदेशी मित्रों के लिए नहीं। मैंने कब नागरिकता बदली? कोई बात नहीं, यह शरीर मजबूत है, मार झेल सकता है। कोई बात नहीं, यह शरीर मजबूत है, मार खाने का मादा रहता है। थोड़ा सहयोग करो। अगर इस लड़के के एक थप्पड़ से हम सब यहीं ढेर हो जाएंगे। कोई बात नहीं तो ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम लियो ये है। तुम्हारा नाम क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय मित्र, उसका नाम क्या है? ओडिबियो। ओडिबियो। अफ्रीकी लबुलसी गणराज्य। यहां व्यापार करने आया हूं। यहां से अफ्रीका के लिए केले ले जाता हूं। यह सौदा सुनने में बहुत चतुराई भरा नहीं लगता। यह व्यवसाय सुनने में ज्यादा मुनाफे वाला तो नहीं लगता। बकवास। अगर पैसे कमाने की बात हो तो तुम्हारे साथ एक ही घर में रह सकता हूं। तुम्हारी बात भी सही है। हम दोनों तो हैं एक ही दुख भरी दुनिया के राही। चलो बस करो, बस करो। अब रात भी काफी हो गई है, जल्दी से वापस जाकर सो जाओ।
तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हम दोनों एक ही कमरे में नहीं हैं? बस हो गया, खुद को फंसा लिया। सो गए क्या? कल रात को ओडिबियो भाई से बातचीत बहुत अच्छी रही। हालांकि उसने पूरी बातचीत में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ईमानदार है। ओडिबियो भाई, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? जरूर केले का धंधा करने गए होंगे। कितना मेहनती अच्छा लड़का है। टेलीपोर्टेशन उल्टी गिनती शुरू। निश्चित कार्य शुरू। मिशन मिशन लक्ष्य, शादी समाप्त होने तक जीवित रहो। मिशन लक्ष्य 2, शादी खत्म होने के बाद एक खाली सिकारा जेड पेंडेंट अपने पास रखो। मिशन इनाम, यूं गुणवत्ता की यादृच्छिक वस्तु गुना। बढ़िया है। ये कौन सी हाईटेक चीज है? कल तक मुफ्त में ठहरने की सुविधा थी, आज पूरी यात्रा का खर्च उठा रहे हैं। इस अपार्टमेंट की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। क्या यहां कोई नया सदस्य है? नया सदस्य का क्या मतलब है? अच्छा है कि केवल एक ही बोझ है। अपनी विशेषता पैनल खोलो। दादा, एट्रीब्यूट पैनल का क्या मतलब है? वो छोटी स्क्रीन तुम्हारे सामने है। अच्छा अच्छा अच्छा, यह वाला मेरे पास है। फिर क्या? दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से जहां बड़ी बेटी की शादी तय होने ही वाली थी। लेकिन कुंडली के एक छोटे से दोष ने सब कुछ बदल दिया। तभी परिवार की नजर पड़ती है सिर्फ 15 साल की युवे पर। वह पढ़ाई करना चाहती थी, शादी नहीं। लेकिन जब उसने पहली बार उस रहस्यमय युवक शूझीमो को देखा, एक पल में उसकी किस्मत बदल गई। और यहीं से शुरू होती है इस अनोखी प्रेम और भाग्य की कहानी। बेहतर है सीधे उसे शूजिमो के पत्र मांग लो। किसने सोचा था कि वांग गेंग ने उनके रिश्ते का भेद नहीं खोला। उसने समझाया कि उसे लगा कि ये उसके अपने पत्र हैं। उसी समय बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले वांग गेंग ने शूजिमो को ढूंढ निकाला। वांग गेंग के आने का मकसद शूजिमो को बिल्कुल साफ था। आगे भी सबको एक दूसरे से मिलना है, इंसान बने रहना है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए, शियाओमेन और मेरे लिए भी एक रास्ता छोड़ दो। लेकिन वांग गेंग स्पष्ट रूप से शूजिमो को पर्याप्त नहीं समझते थे। वो जीवन भर रोमांटिक और स्वतंत्र प्रेम की खोज में रहे। वांग गेंग अभी अभी गया था। शूजिमो बेसब्री से लू शियाओमेन से मिलने पहुंच गए, लेकिन जांगमा ने बताया कि लू शियाओमेन अपने मायके जा चुकी हैं। इस समय लू शियाओमेन खुद को बहुत अन्यायपूर्ण महसूस कर रही थी। ठीक उसी समय एक नौकर ने आकर शूजिमो के आने की सूचना दी। लू जियाओमेन के पिता ने यह सुनते ही तुरंत उसे रोकने के लिए कहा। मजबूरी में उसने नौकरानी के हाथों लू जियाओमेन को पत्र भिजवाया। लू जियाओमेन, जो एक विवाहिता थी, वो महान कवि शूजिमो से प्यार करने लगी। पति वांग गेंग ने उन दोनों की गुप्त चोली का पता लगा लिया। उन्होंने जूजिमो को चेतावनी देने जा पहुंचे, लेकिन जूजिमो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। जबकि लू जियाओमेन के माता पिता ने अपनी बेटी को गलती पर गलती करने से रोकने के लिए उसे घर में कैद कर दिया। लू जियाओमेन केवल जूजिमो के पत्र पढ़कर ही अपने मन की तड़प को शांत कर पाती थी। लू शियाओमान के माता पिता के रोकने का सामना करते हुए अकेले और बेसहारा शूचिहमो केवल अपने मित्र हुशे के पास ही जा सकता था अपने मन की पीड़ा कहने के लिए। हुशे उससे भी ज्यादा परेशान थे। मन में सोच रहे थे, शूचिहमो तो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, वो दोस्त की पत्नी को कैसे नहीं छोड़ रहे। शूजिमो ने कहा कि वो किसी को भी मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। ठीक उसी समय श्री टेगोर लगातार पत्र भेज रहे थे। उन्होंने उसे यूरोप में मिलने के लिए कहा, तो हुशे ने सुझाव दिया कि शूजिमो पहले यूरोप चले जाएं और कुछ समय के लिए शांत हो जाएं। शूजिमो के जाने से पहले वो लू जियोमेन को एक बार फिर देखना चाहता था, इसलिए उसने लू के घर पर एक के बाद एक फोन किए, लेकिन मालिक द्वारा पहले से तैनात लोगों ने सभी काट दिए। लू जियोमेन से न मिल पाने पर शूजिमो बेहद बेचैन हो गया। उसे लगा कि वो तो केवल एक प्याला पानी पी रहा है, इसमें गलत क्या है। और इस तरफ लू जियोमेन भी शूजिमो से न मिल पाए। वो बीमार होने के कगार पर पहुंच गई। पूरा दिन उदास रहती थी। माँ ने उसे दर्जी की दुकान पर साथ चलने को कहा। उसने तुरंत हाँ कर दी। संयोग से वहां एक दोस्त मिल गया। दोस्त की मदद से वो सफलतापूर्वक भाग निकली। सीधे शूजिमो के घर पहुंचकर उसका इंतजार करने लगी।
दोनों कई दिनों से नहीं मिले थे। ऐसा लगा जैसे पूरी एक सदी बीत गई हो। जब पहली बार शिव जीमो से मुलाकात हुई, लू जियाओमान ने फिर से जीवन महसूस किया। और शिव जीमो, जिसने हुशे को छोड़ने का वादा किया था, अगले ही पल लू जियाओमान को तलाक लेने के लिए कह रहा था। फिर वे दोनों हुशे के घर पहुंचे, उम्मीद करते हुए कि वो तलाक के बारे में कोई सलाह देगा। लेकिन वांग गेंग और शिव जीमो दोनों उसके दोस्त थे। बीच में फंसा वो केवल एक तटस्थ सलाह दे सका। जब तक शिव जीमो और लू जियाओमैन एक दूसरे से नहीं मिलते, तब तक उनकी शादी बचाई जा सकती है। आखिरकार ये 3 लोगों के भविष्य का सवाल है। और यह खबर सुनकर वांग गेंग भी बहुत खुश है। एक पारंपरिक आदमी होने के नाते, जब तक लू जियाओमैन वापस लौटने को तैयार है, वो स्वाभाविक रूप से अपनी शादी बचाना चाहता है और उसे माफ करना चाहता है। लेकिन वो दोनों की परीक्षा लेना चाहता है। क्या तुम सच में एक दूसरे को भूल गए हो? इसलिए उसने शिव जीमो को विदाई देने की पेशकश की और उनके साझा दोस्तों को भी आमंत्रित किया, लू जियाओमान के माता पिता भी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यही कदम उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। सामान तैयार है ना? जो लेना चाहते थे वो भी नहीं ले जा सकते। आखिरकार लू जियाओमैन ने बहुत शराब पी ली और उसने जू जिमो के लिए कुनो ओपेरा गाने का प्रस्ताव रखा ताकि वो उसे विदाई दे सके। लू जियाओमैन प्यार से गा रही थी। उसकी नजर एक पल के लिए भी जू जिमो से हटी नहीं और जू जिमो बिना कुछ कहे लू जियाओमैन को देखता रहा। समाप्त होने के बाद लू जियाओमैन तुरंत जू जिमो के घर पहुंच गई। विदाई से पहले का यह मोह दोनों ने पूरी तरह से दिखा दिया। शिव जीमो यूरोप की ट्रेन पर सवार हो गए। ट्रेन में बैठते ही उन्होंने लू जियाओमान को चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। उस विदाई भोज ने वांग गेंग की इज्जत तो उतार दी, लेकिन उन्हें लगा लू जियाओमान अब शांत हो जाएगी। पर वो गलत थे। शिव जीमो के जाने से लू जियाओम का मन शांत नहीं हुआ, बल्कि वो और भी बेलगाम हो गई। पहले तो वो वांग गेंग की भावनाओं का ख्याल रखती थी, लेकिन अब वांग गेंग के घर से निकलने का इंतजार भी नहीं करती। बिना किसी डर के घर पर ही खुलकर चिट्ठियां लिखने लगी। कल रात गली में वो शर्मनाक काम किसने किया? ये कदम ठीक उसी समय लू जियाओमान की नजर में आया, जिसे वो अब और सहन नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत अपनी मां के पास जाकर शिकायत की, उम्मीद करते हुए कि मां उसका साथ देगी। मां की नजर में लू जियाओमान बस एक पल के लिए भ्रमित थी। शिव जीमो जैसा आदमी जिसने पत्नी और बच्चों को त्याग दिया, वो वांग गेंग की बराबरी कैसे कर सकता है? और फिर जो कुछ हुआ, इससे मां की सोच और पक्की हो गई। घर पहुंचते ही लू जियाओमैन को पता चला वांग गेंग की पदोन्नति होकर नानजिंग तबादला हो गया है। चूंकि पूर्वोत्तर में हालात खराब हैं, वो अब हार्बिन में नहीं रहेंगे। ये लू जियाओमैन के लिए एक जानलेवा चोट साबित हुई। वो सुबह जल्दी निकलती और देर रात लौटती। जिन दिनों वो शिव जीमो से नहीं मिल पाती थी, वो बिल्कुल एक चलते फिरते लाश की तरह है। हर दिन या तो महजों खेलती है या डांस करती और शराब पीती है। खुद को पूरी तरह बर्बाद कर लिया है। केवल जब उसे जू जीमो का जवाब मिलता है, तभी उसका दिल फिर से धड़कने लगता है। मैं सचमुच जानना चाहती हूँ कि जू जीमो में ऐसा क्या है जो तुम्हें हंसाता और रुलाता रहता है। दूसरी ओर बूढ़े दंपति को अपने दामाद की पदोन्नति का पता चलने पर वो बहुत खुश थी और मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब नहीं हो रही थी। उसने तुरंत लू जियाओमान को साथ ले जाने का फैसला किया और नानजिंग चले गए। लेकिन लू जियाओमान का दिमाग तलाक के बारे में ही सोच रहा था। लू जियाओमान भावुक हो गई और सीधे बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा उसका दिल और दिमाग दोनों को गहरा आघात लगा है। उसे अब और कोई झटका नहीं दिया जा सकता। और इस बीच जर्मनी पहुंचने के बाद शिव जीमो अपने बेटे पीटर से मिलने का विचार करने लगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने बेटे की अंतिम तस्वीर देखनी पड़ेगी। और वहां जांग योवई जमीन पर बैठकर अपने बेटे की चीजें संभाल रही थी। ये बेटा उसने केवल जन्म के समय एक बार देखा था, लेकिन बेटा हर पल अपने पिता के बारे में सोचता रहता था। यूई ने शांत भाव से शू चिमो को बताया पीटर ने परजीवी वाला दूध पी लिया था, जिससे आंतों में सूजन हो गई। वो अपने बेटे की ठीक से देखभाल न कर पाने पर खुद को कोस रही थी, लेकिन शू चिमो के पास उसे दोष देने का कोई अधिकार कहाँ था। यूई एक विदेशी देश में अकेले बच्चे को संभाल रही थी। उसने न केवल धारा प्रवाह जर्मन सीखी, बल्कि शिशु शिक्षा प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। शू जीमो इस पर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है। बेटा बीमारी में लंबे 6 महीने बिता चुका है, लेकिन वो तो पूरे दिन प्रेम में डूबा रहता था और इस दर्द से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो यूई के प्रति और अपने बेटे के प्रति भी शर्मिंदा है। अगले दिन शू जीमो अपने बेटे की अस्थियां लेकर आया। उसके हृदय के भीतर भी गहरा दर्द चुप गया ताकि यूई जल्द ही इस दुख से बाहर आ सके। शिव जीमो ने उन्हें इटली घुमाने ले गए। थोड़े समय के साथ रहने के बाद वो स्पष्ट रूप से देख सकता था यूई अब पहले वाली यूई नहीं रही। मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, शायद भविष्य में स्कूल खोलने वापस जाऊं। और उनके बदलाव को शिव जीमो का सम्मान भी मिला। उनकी नजर में आज की यूई एक महत्वाकांक्षी और साहसी महिला है, जबकि यहाँ लू जियाओमैन अभी भी जू जीमो को मदद के लिए खत लिख रही है। उसने सोचा भी नहीं था कि खत पाकर जू जीमो तुरंत हवा से उड़कर वापस आ जाएगा। पति के पदोन्नति पाने की खबर सुनकर पूरे परिवार के साथ नानजिंग जाने वाली लू जियाओमान निराशा में डूब गई, क्योंकि उसे अपने प्यारे मोमो की आवाज सुनने का इंतजार था। सोते समय भी वो जू जीमो को सैकड़ों बार सपने में देखती, लेकिन उसका सपना सच हो गया। जिस पल उसने आंखें खोली, जू जीमो सचमुच उसकी आंखों के सामने था। लंबे समय बाद मिले ये दोनों, ऐसा लगा जैसे पूरी एक सदी बीत गई हो। हम एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं, एक दूसरे से चिपके रहने को दिल करता है। ये जानकर कि लू जियाओमान कल नानजिंग जा रही है, शिव जीमो तुरंत दोनों बुजुर्गों से मिलने पहुंच गया। इसलिए भले ही उसके वादे कितने भी मधुर क्यों न हो, चाहे प्यार कितना भी गहरा क्यों न हो, लू बाबू ने फिर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बस आशा है कि वो लू जियोमैन को छोड़ देंगे।
और मिस्टर लू ने आगे की परेशानी से बचने के लिए जब जू झीमो चले गए तुरंत लू ज्यूमन को नानजिंग ले गए वांग गेंग से मिलने के लिए। खबर सुनकर जू झीमो फिर से नानजिंग पहुंच गए। सचमुच पीछा छुड़ाना मुश्किल है, लेकिन नानजिंग पहुंचे जू झीमो लू जियाओमन से मिल भी नहीं पाया, इसलिए उसे दोस्त की मदद लेनी पड़ी। दोस्त ने बताया कि उसने वांग गेंग को खाने पर बुलाया है और वांग गेंग भी मांग गया है। आखिरकार शू जिमो को अपनी चाहत लू जियाओमन से मुलाकात हो गई। इस वक्त वांग गेंग को नहीं पता था कि यह तो एक धोखे का दावत है, क्योंकि उन्होंने झांग यूई के दूसरे भाई झांग जूनली को भी बुलाया था। दूसरे भैया के आते ही वांग गेंग को उनके पदोन्नति पर बधाई दी, लेकिन वांग गेंग ने कहा जुनली भैया का नया विवाह ही सच्चे बधाई के काबिल है। तब दूसरे भैया ने मौका पाकर कहना शुरू किया कि वे इस उम्र में ही शादी क्यों कर रहे हैं। फिर यूई और शिवजिमो के असफल विवाह की बात भी निकल आई। ये सब सुनकर वांग गेंग का दिल बहुत खराब हो गया। वांग गेंग से उम्मीद है कि भविष्य में उनके साथ भोजन न करें। हर बार साथ खाना खाते ही कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। मुश्किल से यह समय बीता। घर लौटते हुए लू शियाओमान ने वांग गेंग से विनती की कि उसे छोड़ दें। इस पल वांग गेंग आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल करते हुए वांग गेंग से और सहा नहीं गया। लू शियाओमान को अपने पास इतना दुखी देखकर भले ही उसका मन कितना भी न लगा हो, मैंने उसे आजादी देना ही तय किया है। आजाद हुई लू जियाओमैन तुरंत शिव जिमो के पास पहुंची। मो, आखिरकार मैंने अपनी आजादी वापस पा ली है। दोनों रोमांस के पीछे भागने वाले लोग एक पल भी इंतजार नहीं कर सकते। अगले ही दिन वे अपने गांव लौट आए। वो चाहता है कि उसके माता पिता उसे लू शियाओमान से शादी करने की अनुमति दें। मिस्टर जू ने स्पष्ट रूप से कहा जब तक यूई वापस नहीं आती तब तक कोई फैसला नहीं किया जा सकता। जू परिवार की नजर में तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करने से भी कुछ नहीं बदलता। वे केवल यूई को ही अपनी बहू मानते हैं। और इस बीच यूई को पत्र मिला और उसने तुरंत पीटे की अस्थियां लेकर वापसी की। साथ साथ वापस लौट आए। औरत को पता चला कि उसका पूर्व पति दोबारा शादी करने वाला है, तो वो अपने बेटे की अस्थियां लेकर जर्मनी से वापस आ गई। पहला काम था बेटे को घर वापस लाना, फिर तुरंत अपने पूर्व ससुर सास के सामने घुटने टेक दिए और बेटे की ठीक से देखभाल न कर पाने के लिए खुद को कोसने लगी। मिस्टर शू ने यूई से पूछा कि बेटे की लू शियाओमान से शादी के बारे में तुम क्या सोचती हो, उसके मन में क्या विचार है। यूई ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह भी चाहती है कि शिव जिमो खुश रहे। भी उसी दिन मिस्टर शू ने यूई को अपनी धर्म बेटी बनाने का फैसला किया। हालांकि एक अच्छी बहू खो दी, लेकिन एक दिल से लगने वाली बेटी मिल गई। यह एक स्वार्थी बेटे को खोने से तो बेहतर ही है। मेरी एक आखिरी शर्त है, वो ये कि शादी में परिचयकर्ता सिर्फ शिजी को बनाना होगा और लियांग गोंग को साक्षी बनाना होगा। वांग गेंग और शिव जिमो दोनों लियांग किचाओ के शिष्य हैं। अगर लियांग किचाओ ने मान लिया तो क्या ये तलाक को बढ़ावा देना नहीं होगा, बेवफाई को प्रोत्साहित करना नहीं होगा? ये तो उसके दूसरे की पत्नी को बहकाने का समर्थन करने जैसा होगा। लियांग किचाओ ने गुस्से में आकर हु शे को भी खूब बुरा भला कहा। हालांकि अंत में लियांग किचाओ ने मान तो लिया, लेकिन दिल से वे अपने शिष्य वांग गेंग के लिए बदला लेना चाहते थे। शादी के दिन सभी रिश्तेदार और दोस्त बिना किसी अनुपस्थिति के आए। हर प्रतिष्ठित सामाजिक हस्ती वहां मौजूद थी। वो दृश्य आज भी काफी भव्य है। लू जियोंग की सफेद शादी की पोशाक बेहद खूबसूरत थी। दोनों के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। शिव जिमो, तुम हमेशा से बेचैन स्वभाव के रहे हो और इंसान भी बुरे हो। तुम्हारा तलाक लेना और दूसरी शादी करना तुम्हारे अस्थिर प्यार का सबूत है। हालांकि शादी का माहौल अजीब था, लेकिन इससे उनके प्यार पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वे और भी ज्यादा खुलेआम प्यार जताने लगे। लू जियाओमन ने न सिर्फ लाल शादी की पोशाक पहनी, बल्कि लाल पालकी में बैठकर शिव जिमो के घर पहुंची। आखिरकार वो उनकी बहू तो थी, चाहे दिल से कितनी भी नापसंद करते हो, बाहर से तो निभाना ही था। लेकिन लू जियाओमन ने बुजुर्गों की भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की। आधी रात को सोते नहीं, दोनों हंसते खेलते मस्त हैं। वो शैतानी हंसी बूढ़ी माँ की नींद हराम कर दी। अगले दिन दोपहर तक सोती रही। पूरा परिवार उसके इंतजार में भूखा रहा। बूढ़ी माँ का दिल फटने लगा। लगता है वो बेटे को सताने आए हैं। लेकिन बुजुर्ग बहुत साफ देख रहे थे। वह जानते थे कि यह यातना शिव जिमो के लिए आनंद ही थी। ये घर अब बूढ़े दंपत्ति के लिए रहने लायक नहीं था। उन्होंने तुरंत यूई को ढूंढने निकल पड़े। इसी दौरान शिव जिमो और लू जियाओमान भी शंघाई लौट आए और उनका दुखद उत्तरार्ध भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। इस शादी का खर्च तुम्हें खुद वहन करना होगा। तुम मुझसे एक पैसा भी लेने की उम्मीद मत करो। इतनी मेहनत से पाई गई दूसरी शादी की औरत, उसने उसकी बाकी जिंदगी इतनी दुखद बना दी। पिछली बार माता पिता के योई के घर नया साल मनाने के बाद शिव जिमो को लगा कि यह लू जियाओमान के चेहरे पर तमाचा था। बहुत समझाने बुझाने के बाद माता पिता माने कि वे उनके साथ शंघाई में कुछ समय रहें। असल में दोनों बुजुर्गों ने इसलिए हाँ कह दी क्योंकि योई और पोता भी शंघाई चले गए थे। शंघाई लौटने के बाद लू जियाओमान फिर से पहले वाली फिजूलखर्च जिंदगी में लौट आई। शिव जिमो देर रात तक काम करके ही घर लौटते, जबकि लू जियाओमान सुबह तक डांस करके घर आती। कहानी के अंत में हमें समझ आता है कि यूए का वह फैसला सिर्फ एक आवेग नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। शू जिमो कोई साधारण आदमी नहीं निकला। वह असाधारण प्रतिभा वाला युवक था, जिसकी किस्मत और संघर्ष दोनों ही असाधारण थे। दोनों ने साथ मिलकर मुश्किलों का सामना किया और यही इस कहानी की खूबसूरती है, जहां भाग्य, प्रेम और साहस मिलकर एक यादगार कहानी बनाते हैं।